हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एक्सप्रेस। माई सेल्फ सीए प्रशांत, यूर स्टडी पार्टनर। आज जो है हम सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 में जो अकाउंट्स का पेपर आया था उसके आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन पेपर एकदम एवरेज ही था। सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कहीं ना कहीं पास्ट एग्जाम में आ चुके थे। हर किसी ने, जिन्होंने भी प्रैक्टिस अच्छे से की है, जिन्होंने भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जिन्होंने भी सॉल्व किए होंगे, उनको हर एक क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ क्या तो अमाउंट्स वगैरह चेंज थी, अदरवाइज बहुत टफ ऐसा पेपर नहीं था। तो एक बार एग्जैक्टली उनके अमाउंट के साथ आंसर क्रॉस चेक करते हैं। एक बार देख लो क्या आंसर्स थे। सिर्फ आंसर डिस्कस करने मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, उसके कुछ अगर उसके रीजंस, कंसेप्ट्स वगैरह चाहिए तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अकाउंट्स का पेपर। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। उसमें फर्स्ट, ये तो इंस्टीट्यूट का बहुत ही फेवरेट ऐसा एक ट्रू फॉल्स है जो हर 2-4 एग्जाम के बाद आता है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा पैसा जो आपने खर्चा किया जिससे आपके जो फ्यूचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जो बार बार होने वाले खर्चे हैं, वो कम हो जाए। अभी आपने कुछ ऐसा खर्चा किया जिससे फ्यूचर में आपके जो बार बार खर्चे होते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कम हो जाए। तो अभी जो खर्चा कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो, अभी आप अगर कोई समझो, मान लो आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाना, तो आपने सोलर लगा दिया। सोलर लगाना मतलब सोलर पैनल वगैरह लगा दिया, तो आपने वो सोलर पैनल लगाया मतलब आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने एक एसेट परचेस की, जिससे अब आपके आने वाले फ्यूचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। या फिर आपने लेबर कम करने के लिए कोई ऑटोमेटिक मशीन लाई, ऑटोमेटिक मशीन लाई जिससे कुछ लेबर्स कम हो गए। लेबर्स कम हो गए मतलब आपका रेवेन्यू खर्चा, जो वेजेस नाम का या सैलरी नाम का खर्चा था, वो कम हो जाएगा। तो आप जब कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बचाने के लिए खर्चा करते हो, वो खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर था फॉल्स। टू रिड्यूस, तो यहां देखेंगे, टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस नीड टू स्पेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद सेकंड था, ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेस ऑफ फिक्स असेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। परचेस बुक में हम क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड करते हैं, बट क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ओनली। हम परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ओनली रिकॉर्ड करते हैं, ना कि क्रेडिट परचेस ऑफ कैपिटल असेट। असेट नहीं रिकॉर्ड करते। क्रेडिट परचेस ऑफ कैपिटल असेट जाता है जर्नल प्रॉपर में। परचेस बुक में होता है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यहां पे आपने क्या परचेस किया था? फिक्स्ड असेट परचेस किया था। तो फिक्स असेट अगर उधारी में भी परचेस करो तो ये परचेस बुक में नहीं जाता, ये जाता है जर्नल प्रॉपर में। इसलिए इसका भी आंसर था दोस्तों फॉल्स। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन अनसर्टन अमाउंट। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अभी आप पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, अभी आपको कुछ तो आप पे बर्डन है जो आपको पे करना है। ये अभी वो बर्डन है, प्रेजेंट बोला है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टन अमाउंट, बट अमाउंट नहीं पता, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बट वो अमाउंट आप ढूंढ सकते हो, विच कैन बी मेजर, काउंट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। कुछ तो एक एस्टिमेट करके आप वो वैल्यू ढूंढ सकते हो। किस बात की वैल्यू? जो आपको पैसे देने हैं, पैसे देने ये पक्का है, कितने देने वो पक्का नहीं। लायबिलिटी है ये पक्का है, कितनी वो पक्का नहीं, बट वो कितनी है वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बोले उसको लायबिलिटी कहेंगे? नहीं, उसको लायबिलिटी नहीं कहते दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रोविजन। उसको बोलते हैं प्रोविजन। देखो, 3 चीजें होती है, लायबिलिटी, प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी उसको कहते हैं जिसको देना है कि नहीं देना वो भी पता नहीं, मतलब हम पे वो बर्डन है कि नहीं है, हमको देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो भी पता नहीं, कितनी देनी पड़ेगी वो भी पता नहीं। जैसे किसी ने हम पे कोर्ट में केस फाइल किया है कुछ तो कंपनसेशन के लिए, वो भले ही समझो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो हमको 5 लाख देने कि नहीं देने मालूम नहीं, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। भला कोर्ट का डिसीजन आएगा तो ये भी नहीं पता कि 5 लाख ही देने पड़ेंगे कि 50,000 में भी काम हो जाएगा।
तो यहाँ पे लायबिलिटी है कि नहीं, ये वो भी नहीं पता, और कितनी है वो भी नहीं पता, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको फुट नोट्स में लिखते हैं या डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखते हैं। दूसरा होता है कि लायबिलिटी है ये पता है, कितनी है ये पता नहीं है। लायबिलिटी है ये पता है बट कितनी है ये पता नहीं, उस तब बनाते प्रोविजन। जैसे कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट मंथ, मार्च महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो सही, बट अभी आपने को पता नहीं कितना आएगा, तो हम अंदाजे से लिख लेते हैं, तो वहां पे लायबिलिटी तो है बट आंकड़ा नहीं पता, अंदाजा लगा देते। या फिर कितने पैसे डूबने वाले हम प्रोविजन बना लेते। तो जहां पे पक्का है कि देना है बट कितना वो नहीं देना, वो नहीं पता, तो वहां पे अंदाजे से अमाउंट ढूंढ लो, उसको बोलते प्रोविजन। दिस इज द प्रोविजन। इसकी रिकॉर्डिंग होती है, इसमें खर्चा भी बुक होता है और आपकी एक नई लायबिलिटी भी बनती है, बट इट इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटी, इट इज अ प्रोविजन। बाद में एक्चुअल लायबिलिटी पता चलती है। और तीसरी एक्चुअल लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जो देनी है ये भी पता है और कितनी देनी है वो भी पता है, तो एक्चुअल लायबिलिटी। जैसे बैंक लोन, सैलरी पेबल, मालूम है कितने दिन है, तो वो होती है एक्चुअल लायबिलिटी। तो ये है प्रोविजन। ये क्या है, प्रोविजन। देनी है ये पता है बट कितनी देनी है ये नहीं पता, तो ये भी फॉल्स हो गया दोस्त, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। नॉमिनल अकाउंट नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली दो अकाउंट के बनाते हैं, एक रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। वो सिर्फ पैसों का, रियल अकाउंट मतलब पैसों का व्यवहार लिख लेते हैं और किससे कितने पैसा आना है, किसको कितना पैसा देना है, ये तो रियल और पर्सनल मेंटेन होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं होते, तो ये भी फॉल्स। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मे बी इनिशिएटेड बाय ट्राइब्यूनल इफ द एलएलपी हैज फेल्ड टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और द एलएलपी एनुअल रिटर्न फॉर मोर देन 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स विद रजिस्टर। यहाँ पे पूरा सेंटेंस बराबर था, जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है या जिसको अंदाजे से आंसर देना है ना, वो बोलेगा सब कुछ तो लिखा है इतना अच्छा, तो इसको ट्रू आंसर होगा। इसमें सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे 3 consecutive ईयर की जगह 5 consecutive ईयर चाहिए। मतलब अगर एलएलपी अपने एनुअल रिटर्न्स और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल तक बैक टू बैक अगर 5 साल तक सबमिट ना करे आरओसी के साथ, कंपनी रजिस्ट्रार के साथ, तो फिर उसको वाइंडिंग अप हो जाना पड़ता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है, कंपलसरी बंद करनी पड़ती है एलएलपी। बट कब तुम 5 साल तक ना पे करो, तो पे नहीं, 5 साल तक फाइल ना करो, तो सबमिट ना करो, तो यहां पे लिखा था 3 साल, इसलिए ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉल्स, और ये फिफ्थ भी फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। As per Section 52 of Companies Act 2013, a company may utilize the security premium account to write off the preliminary. Yes, security premium account can be used to write off security preliminary expense. वो 5 uses थे, security premium के 5 uses थे, वो premium आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते थे, उसमें से बोनस शेयर्स देने के लिए यूज कर सकते थे। उसके बाद आप नेक्स्ट वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आप प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इस पे जो रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया जाता है वो भी इसमें से रिडीम कर सकते हैं। डिस्काउंट या इशू ऑन एक्सपेंडिचर, इशू एक्सपेंडिचर वो भी इसमें से हो सकते हैं। और लास्ट, बायबैक करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है। तो 5 यूसेज है, 5 में से ये एक था उसका, क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। हाँ, बट एक है कि अगर कोई कंपनी को सेक्शन 133 एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 133 किस बात का है, सेक्शन 133 है इंड एएस का। अगर किसी कंपनी को इंडियन एएस लागू हो जाते हैं तो वो कंपनी 2 चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकती, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, और दूसरा रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने पे, डिबेंचर रिडीम करने पे जो प्रीमियम दिया जाता है, वो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं किया जाता। बट अब यहाँ पे तो प्लेन क्वेश्चन है, कि सेक्शन 52 के तहत सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है। तो बाकी सारे फॉल्स सिवाय एक है ट्रू। नेक्स्ट, What are the accounting standards? Briefly explain. अब ये theoretical क्वेश्चन है, इसका वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है। तो अब ये theoretical क्वेश्चन है, आप खुद भी ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ सर, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा गूगल
ड्राइव की, गूगल ड्राइव से ये डाउनलोड कर लेना ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला, मिस्टर विजय हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर 25। तो डिसंबर 25 के कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। शुरू करते हैं। सबसे पहले परचेस गुड्स फ्रॉम रामसन्स फॉर 20,000, तो 20,000 में गुड्स खरीदे एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। 10,000 was paid immediately and balance is payable after 2 months. So this is the transaction। आपने गुड्स खरीदे हैं, उस पे ट्रेड डिस्काउंट है, उस पे जीएसटी लग रहा है, उसमें से कुछ पैसे अभी दे दिए, कुछ बाद में दे देंगे। तो सबसे पहले इसके तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, वो कैलकुलेशन समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन समझ, उन्होंने बोला है लीस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने से पहले वाली प्राइस, तो वो बोल रहे हैं 20,000। 20,000 इज द प्राइस रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट, ये प्राइस लिखिए लिस्ट प्राइस। वो हमारी एक्चुअल परचेस प्राइस में, हमने उतने में नहीं परचेस किया। परचेस प्राइस हमेशा आती है, परचेस प्राइस हो या सेल प्राइस हो, हमेशा आती है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, दैट इज 2,000 आ गए, वो लेस होके एक्चुअल परचेस प्राइस, ये पता चल गया हमको एक्चुअल परचेस प्राइस 18,000। समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? 20,000 में से 10% माइनस कर दिए तो 18,000 इज द एक्चुअल परचेस प्राइस। अब एक्चुअल परचेस प्राइस पे लगेगा जीएसटी, उसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी। हम खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदते समय जो जीएसटी लगता है वो इनपुट सीजीएसटी होता है। तो इनपुट सीजीएसटी 9% 18,000 का, तो 1620। इनपुट जीएसटी 9% 18,000 का 1620। तो टोटल वैल्यू हो गई 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620। इन दोनों का तो कुछ काम नहीं है, तो वो हो गया 21,240। 21,240 दिस इज टोटल इनवॉइस प्राइस, उतने का बिल हमको मिलेगा। बट उसमें से हमने अभी क्या किए, अभी उसमें से 10,000 पे कर दिए और बाकी 11,240 देने बाकी है। 21,240 में से 10 पे कर दिए, 11,240 देने बाकी है। तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए सर? यहाँ पे आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो परचेस अकाउंट डेबिट 18,000, जितने एक्चुअल परचेस प्राइस है उतने से परचेस अकाउंट को डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 18,000। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों हमारे लिए एक असेट है, असेट। ये दोनों भी क्या होते हैं? असेट। जब भी तुम गुड्स खरीदते हो और गुड्स खरीदने पे जो जीएसटी लग के आता है वो जीएसटी आपके लिए असेट होता है। और असेट बढ़ती है तो रूल है उसको भी डेबिट करो, तो इन दोनों को भी डेबिट करेंगे। फिर कैश नाम की असेट जा रही है तो कैश को क्रेडिट, और क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी बन रही है तो लायबिलिटी को भी क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो एंट्री देख लो, तो एंट्री हो रही है, देखो परचेस अकाउंट डेबिट 18,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,620, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,620, टू कैश 10,000, टू रामसन्स 11,240, उसको उतने पैसे देने बाकी। सिंपल, फर्स्ट हो गया। सेकंड, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेयर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वेयर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। आपने क्या किया, आपने कुछ गुड्स खरीदे थे पास्ट में, जब खरीदे थे ना तब 10,000 के गुड्स खरीदे थे, उस पर 9% सीजीएसटी, मतलब 900 का सीजीएसटी लगा था, 900 का एसजीएसटी लगा था। मतलब ऐसे आपने 11,800 में गुड्स खरीदे थे। और जब भी परचेस किए होगे ना तुमने, इसका क्रेडिट ले लिया होगा, इसका आईटीसी ले लिया होगा। मतलब ये जो गुड्स जिस महीने में परचेस किए होते हैं उस महीने में आपने उसका क्रेडिट यूटिलाइज किया होगा। मतलब ये 900 और 900 गवर्नमेंट को, जो आपने जहां से परचेस किए, ध्यान से सुनना, जहां जिससे आपने परचेस किए उसको ये 900 तो दे दिए होंगे, बाद में ये 900 वापस भी आ गए होंगे, जिसको बोलते हैं आईटीसी ले लेना। तो ध्यान से सुनना, समझो आपने मई महीने में ये गुड्स परचेस किए, मान लो मई महीने में, तो आपने मई महीने में 900 रुपए और 900 रुपए ऐसे सीजीएसटी एसजीएसटी जिससे गुड्स खरीदे उसने आपको ये जीएसटी लगा के दिया होगा। बट उस महीने में जो आपका आउटपुट जीएसटी था, आउटपुट जीएसटी उस महीने का, समझो उस महीने में आपको 1,200 रुपए सीजीएसटी के भरने आ रहे थे और 1,200 रुपए एसजीएसटी के भरने आ रहे थे। मतलब आपने जो उस महीने में मई महीने में सेल किया था, सेल पे आपको जीएसटी भरना आ रहा था 1,200। तो उसमें से आप 900 माइनस करके उस महीने में आपने क्या किया होगा, सिर्फ 300 का सीजीएसटी और 300 का एसजीएसटी भरा होगा। मतलब इन 900 का आपने क्रेडिट ले लिया उन गुड्स पे जो गुड्स आपने परचेस किए थे। हालांकि उस साल वो बेचे नहीं, उस महीने में वो बेचे नहीं। मान लो फिर आ गया जुलाई महीना,
अब जुलाई महीने में क्या किया, ये गुड्स तो विड्रॉ कर लिए, घर पे लेके गए, घर पे। तो जीएसटी का रूल बोलता है अगर किसी गुड्स पे आपने आईटीसी का क्लेम कर दिया होगा, अगर किसी गुड्स पे आपने जो जीएसटी पे किया था उसका अगर क्लेम कर लिया होगा, और वो गुड्स अगर विड्रॉ कर लेते हैं, या वो गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या वो गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं बाय फायर, मतलब जिस गुड्स का आपने आईटीसी ले लिया है वो गुड्स अगर आपके पास से चले जाते हैं सेल के अलावा किसी रीजन से, सेल के अलावा किसी रीजन से आपके पास से चले जाते हैं, तो उस पे जो जीएसटी का आईटीसी आपने लिया है वो आपको वापस पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब ये 900 रुपए जिसका आईटीसी आपने ले लिया, आपको ये गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, इसलिए फिर आपका आईटीसी उतना कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हम एंट्री क्या करेंगे, बोलेंगे सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, परचेस कितने से, तो जितनी उसकी कॉस्ट है 10,000, और इनपुट सीजीएसटी इनपुट ईएसजीएसटी इतना क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा, उसका क्रेडिट आपको लेते आएगा नहीं, ले लिया होगा तो भर देना पड़ेगा, नहीं लिया होगा तो उसका क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा। 900 तो देख लो जब भी गुड्स रिवर्स होते तो उस पर जीएसटी भी रिवर्स कर देना, ये बात याद रखनी। तो ड्राइंग टोटल कितने की हुई गई, 11,800 की। तो जर्नल एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट 11,800 टू परचेज अकाउंट 10 टू इनपुट सीजीएसटी 900 टू इनपुट ईएसजीएसटी। नेक्स्ट purchase machinery of 50 to 500 including IGST 5% by issuing a check to the supplier। अब आपने क्या किया, मशीनरी परचेस की जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब ये जो 52,500 है विथ जीएसटी। अब विथ जीएसटी मतलब कैसा, मतलब आपकी कुछ तो परचेस प्राइस होगी, परचेस प्राइस होगी मशीनरी की, वो मालूम नहीं कितनी है, उसमें आईजीएसटी लगा होगा, कितना लगा है आईजीएसटी, बोले 5%, तो इस वैल्यू के 5% लगा होगा, वो ऐड करके बनी होगी इनवॉइस वैल्यू, और ये वैल्यू है बोले 52,500। 52,500 इज अ इंक्लूसिव वैल्यू, मतलब जिसमें जीएसटी है। तो और परचेस प्राइस नहीं है वो कोई परचेस प्राइस नहीं है, वेट वेट, हाँ वो कोई परचेस प्राइस नहीं है बोले, फिर वो ऐसी वैल्यू है जिसमें जीएसटी ऐड है। तो अब ये जीएसटी किस पे 5% लगा, सर इस वैल्यू पे। आपको क्या करना है, जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसको थोड़ी देर के लिए 100 मान लो, इसको अज्यूम कर लेंगे 100, ओरिजिनल परचेस प्राइस इज 100, उस पे 5% का अगर जीएसटी लगाओगे तो वो लगेगा 5 रुपए, उस पे लग जाएगा 5, और 100 + 5 हो जाएगा 105। मतलब ये जो वैल्यू है वो 105, हमने एक डमी इक्वेशन बना, ये जो 50 to 500 ये कितना है 105 के लिए, तो हम कंपेयर करेंगे डमी 105 के लिए 50 to 500, तो फिर ओरिजिनल 100 के लिए या डमी 100 के लिए कितना, 105 के लिए 50 to 500, तो 100 के लिए कितना। तो हमको जब परचेज प्राइस ढूंढनी होगी या कॉस्ट ऑफ मशीन ढूंढनी होगी तो हमको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 50 to 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, और ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50,000। मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो है 50,000, यहां आ जाएगी 50,000, और अब तुम चेक करोगे 50 पे 5% तो बराबर 2,500 ऐड करेंगे तो 52। तो आपने मशीनरी खरीदी 50,000 की, उस पे 5% जीएसटी लगा तो वो 2,500 लगा, और उसको ऐड करके आपने टोटल पेमेंट कर दिया 52,500। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, उसके कैलकुलेशन यहां पे बता दिए हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट एसेट है, एसेट बढ़ रही इसलिए 50,000। इनपुट सीजीएसटी, अरे यहां पे गड़बड़ है, यहां पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी नहीं, यहां पे आईजीएसटी लगाए, एक मिनट यहां पे थोड़ा करेक्शन कर, यहां पे आईजीएसटी लगाए, तो यहां पे दो नहीं आएंगे, ये कट हो जाएगा, यहां पे आना चाहिए इनपुट आईजीएसटी, और ये भी दोनों मिला के 2,500 करेक्शन कर देंगे। यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं लगेगा, दोनों मिला के इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,500। समझा। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले, वे आर रिटर्न टू विनोद, विनोद को वापस कर दिए। सच गुड्स वेर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। मतलब ये गुड्स वापस कर दे तो परचेस रिटर्न है, तो सिंपल परचेस रिटर्न की एंट्री, और परचेस रिटर्न में परचेस करते समय जीएसटी लग के आता है, तो परचेस रिटर्न में जीएसटी रिवर्स कर देंगे।
तो विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, अगेन यहां पे भी एक करेक्शन है, टू परचेस रिटर्न 2700, उन्होंने बोला है 2700। अगेन ये बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो भाई पहले हमको इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। 3000 में से 10% मतलब 300 चले जाएंगे, बचेंगे 2700, तो 2700 पे 9%, तो यही कैलकुलेशन यहां पे बता दी। टू परचेस, अगर परचेस कम हो रहा है, खर्चा कम होता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, यहाँ पे भी आउटपुट नहीं आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो भी रिवर्स हो जाएगा। वो 2700 का 9% 243 और टोटल आ जाएगा 3186। समझा? विनोद अकाउंट डेबिट 3186, टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2700, टू इनपुट सीजीएसटी 243, टू इनपुट एसजीएसटी 2। तो ये थी आपकी पहली जर्नल एंट्रीज की, क्वेश्चन, तो वो हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2A, Mr. A's trial balance on 31st March 25 did not agree and he wrote of difference to the P&L account। देखो आप जनरली ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ तो डिफरेंस कहां लेके जाते, सस्पेंस अकाउंट में लेके जाते, बट इन्होंने सस्पेंस को नहीं लेके गए, ये इन्होंने पीएनएल अकाउंट को डाल दिया। जो भी डिफरेंस आया वो डिफरेंस सीधा पीएनएल अकाउंट को डाल दिया। सस्पेंस नाम का लेजर बनाया ही। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम। रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट ही मत दो, सस्पेंस की जगह सीधा पीएनएल एडजस्टमेंट को इफेक्ट दो। नहीं तो पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, सस्पेंस अकाउंट को ही इफेक्ट दो, बट बाद में सस्पेंस का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा या पीएनएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना। चलो आंसर देखते हैं इसका कैसा है। नेक्स्ट ईयर ही एंगेज इन द सर्विस ऑफ अकाउंटेंट हु आफ्टर अ क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरर। तो अब नेक्स्ट ईयर में एरर्स मिल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में मतलब ये प्रीवियस आफ्टर फाइनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पीएनएल एडजस्टमेंट तो आता ही है। चलो पहला, गुड्स वर्थ ₹5000 वेयर डिस्पैच टू कस्टमर, कस्टमर को गुड्स भेज दिए थे पिछले साल ही, बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर, पिछले साल खत्म होने से पहले ही, बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट, बट इनवॉइस ही नहीं बनाया। इनवॉइस नहीं बनाया मतलब सेल ही बुक नहीं हुआ होगा पिछले साल, तो हमको पिछले साल का सेल बुक करना पड़ेगा, सेल की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सेल की एंट्री कैसे होती है सर? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यस डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, बट डेटर अकाउंट तो ठीक है, वो तो एसेट का अकाउंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जहां पे भी खर्चे का अकाउंट आता है या नॉमिनल अकाउंट आता है, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, खर्चे का या इनकम, उसको कट करके पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ता। पहली एंट्री हो गई डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 5000 करेक्ट। नेक्स्ट 3000 due to Mr. X was omitted to be taken to the trial balance। 3000 ड्यू टू मिस्टर एक्स, ड्यू टू मतलब हम पे लाइबिलिटी थी, हमको उसको देने थे, बट हमने वो लाइबिलिटी लिखी ही नहीं। एक्स नाम की लाइबिलिटी ही लिखना भूल गए, तो एक्स नाम की लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो एक्स को क्रेडिट और दूसरे कोई अकाउंट में गड़बड़ नहीं, तो सस्पेंस को डेबिट। यस एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू एक्स 3000। ड्यू टू एक्स था, ड्यू फ्रॉम एक्स नहीं था, हमको उसको देना बाकी था, तो लाइबिलिटी बनानी बाकी थी, बना दी, बट इसमें कोई खर्चे या इनकम का अकाउंट नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट नहीं आएगा। नेक्स्ट वेजेस ऑफ 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी वेयर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मशीनरी इरेक्ट की तो वो खर्चा मशीनरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। वेजेस गलती से डेबिट हो गए ना, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। फिर से एक बार, आपने मशीनरी के लिए खर्चा किया तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, जब भी होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। इन्होंने कर दी वेजेस टू कैश, इन्होंने कर दी वेजेस टू कैश। फिर आपको रेक्टिफिकेशन कैसे करना पड़ेगा? मशीनरी डेबिट करना बाकी है तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे, और टू वेजेस, बट वेजेस तो नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस तो खर्चे का अकाउंट है, तो उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट 5000। सही है, मशीनरी टू पीएनएल एडजस्टमेंट। बट इसमें एक एडजस्टमेंट है, बोले सर ये मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, मिस्टर ये चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, तो पिछले साल उन्होंने 5000 से मशीनरी कम बनाई, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी 5000 से कम लगा होगा, तो हमको वो डेप्रिसिएशन बढ़ाना पड़ेगा, हमको उस 5000 की मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? पिछले साल हमने मशीनरी बुक ही नहीं की, हमने उसको खर्चा बोल के लिख दिया था, तो मशीनरी अगर कम बुक हुई तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कम लगा होगा, तो अब उस 5000 पे डेप्रिसिएशन अभी लगाना पड़ेगा। अभी लगाएंगे तो कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी,
डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5,000 के 10%, 500 रुपए। बट अगेन डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, खर्चे का अकाउंट, उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 500 500। नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम आर, आर से गुड्स परचेज किए 20,000 के, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आर से गुड्स परचेज किए 20,000 के, वो लिखना ही भूल गए, तो एंट्री कर दो परचेज की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, बट परचेस अगेन, परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट, हम लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट टू आर 20,000 20,000, पीएनएल एडजस्टमेंट टू आर। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट टू आर हो गया। उसके बाद है कैश पेमेंट 5,000 टू सी, सी को पेमेंट कर दिया, एंट्री बोलो सी को पेमेंट कर दिया, सर सी अकाउंट डेबिट टू कैश, सी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सी को होना चाहिए था डेबिट, पोस्टेड टू द क्रेडिट, उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, तो सी डेबिट होना चाहिए था, सी डेबिट होना चाहिए था, बट गलती से क्रेडिट हो गया, रॉन्ग साइड, इसको डबल से रेक्टिफाई करते, सी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अभी कर दो 5,000 से, और सी को क्रेडिट हो गया गलती से, वो सुधारने के लिए फिर से एक बार 5,000 से डेबिट कर दो, मतलब सी कुल मिला के डेबिट हो जाएगा 10,000 से, सी कुल मिला के डेबिट कितने से हो जाएगा 10,000 से, तो सी अकाउंट डेबिट और दूसरे किसी अकाउंट में गड़बड़ी नहीं, इसलिए सस्पेंस, तो सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और कोई खर्चे का अकाउंट नहीं है इसमें, तो पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा, खर्चा नहीं ना इनकम नहीं, तो सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 10 नेक्स्ट अगला है परचेस ऑफ 15,390 रॉन्गली पोस्टेड 15,930, आपने परचेस किया 15,390 का, बट आपने उसको पोस्ट कितना कर दिया 15,930, तो हम ऐसा समझेंगे कि ये परचेस अकाउंट में 15,390 लिखने की जगह लिख दिया 15,930, आपने परचेस अकाउंट ज्यादा डेबिट लिख कर दिया, परचेस अकाउंट आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, तो कितने से ज्यादा सर 15,390 माइनस, सॉरी 15,930 माइनस 15,390, तो डिफरेंस आएगा बोले 540, 15,930 माइनस 15,930 माइनस 15,300, यस 540, तो 540 से परचेस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया, 540 से अगर परचेस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया तो फिर परचेस को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो परचेस को क्रेडिट और दूसरे किसी अकाउंट में गड़बड़ नहीं है तो सस्पेंस, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू परचेस, बट परचेस एक खर्चे का अकाउंट, उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट 540 5। नेक्स्ट गुड्स वर्थ ₹16,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ओके 16,000 के गुड्स, 16,000 रुपए वाले गुड्स तुमने सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे बेचे एंड सेल्स बुक में लिख भी दिए, मतलब आपने 16,000 रुपए का सेल्स बुक में लिख दिया, बट वो फाइनल सेल नहीं है, उसके सेल की एंट्री हो गई बट वो फाइनल सेल नहीं, वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, वो गुड्स वापस भी आ सकते हैं, कस्टमर वो गुड्स हमको रिटर्न भी कर सकता है। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25%, और बोले अभी ईयर खत्म हो गया, बोले बट ईयर खत्म होने पे कस्टमर ने हमको बताया ही नहीं कि उसको गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके पास अभी भी ऑप्शन है, वो रिटर्न कर सकता है। तो हमने क्या सीखा है याद करो, जब भी गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे बेचे जाते हैं, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, तो जिस दिन दे दिए, समझो अपन ने 15 मार्च को हमने कितने के गुड्स कितने में बेच दिए, बोले 16,000 उसकी सेलिंग प्राइस है, बोले सर सेलिंग प्राइस 16,000, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी सर 25% प्रॉफिट है, तो जीपी कितना आएगा, जीपी आएगा सर 16,000 के 25%, तो 16,000 क्योंकि सेलिंग प्राइस के ही 25% है तो 4,000 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस 12,000 आ जाएगी, मतलब 12,000 के गुड्स 16,000 में बिक गए, ऐसा मतलब है 12 के गुड्स 16 में, तो समझो अपन ने 15 मार्च के दिन ऐसे गुड्स दिए थे, 15 मार्च के, हम उसी दिन सेल की एंट्री कर देते, डेटर्स टू सेल्स 16,000 सेलिंग प्राइस से एंट्री कर देते, सेलिंग प्राइस से। अब आ गया समझो 31 मार्च, अब 31 मार्च पे क्या हुआ, 31 मार्च पे ईयर एंड हुआ, और ईयर एंड पे अभी तक उस सामने वाले ने कस्टमर ने बताया ही नहीं कि वो गुड्स रख रहा है कि नहीं रख रहा है, कि वापस दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं बोला, उसके पास अभी भी टाइम है, उसका समझो 20 अप्रैल तक का टाइम है, वो 20 अप्रैल को हमको बताने वाला है,
तो अब 31 मार्च आ गया, हम 31 मार्च पे ईयर एंड करते, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करते, तो हम उतना ही इनकम रिकॉर्ड करते जितना एक्चुअल में हुआ। करेक्ट है, बट ये सेल तो हुआ ही नहीं सर, ये तो अभी फाइनलाइज नहीं है, इसलिए इसको रिवर्स करना पड़ता। तो पहली एंट्री करनी पड़ती एट द टाइम ऑफ ईयर एंड, सेल और रिटर्न बेसिस का सेल रिवर्स करने की पहली एंट्री कौन सी करनी पड़ती, सेल और बेसिस का सेल रिवर्स करने की। तो पहली एंट्री हो जाएगी यहां पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो 16,000 सेलिंग प्राइस, सेल रिवर्स करना पड़ेगा। करेक्ट है, बट सिर्फ सेल रिवर्स करके नहीं चलेगा, हमने 31 मार्च के दिन जो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा होगा या क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल होगा, जो हमारे शॉप में, गोडाउन में, हमारे फैक्ट्री में जितना स्टॉक होगा वही काउंट करके हमने लिखा होगा, उतने से ही क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग ये एंट्री की होगी, या क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस ये एंट्री की होगी, उतने ही क्लोजिंग स्टॉक से जो हमारे पास है। अरे ये वाला स्टॉक तो कस्टमर के पास है, बट उसके ओनर तो हम ही, अभी भी कस्टमर ने बोला ही नहीं कि वो ले रहा है कि ले रहा है, उसके ओनर तो हम ही है, बट ये स्टॉक है कस्टमर के पास, इसलिए इसकी ओनरशिप हमारे पास है, इसलिए वो हमको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस कितने से, तो सर कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर, तो 16,000 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 12 है, दोनों में से छोटी, तो 12,000 रुपए। तो हमको ये दो रेक्टिफिकेशन की एंट्री करनी है, सेल्स टू डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। बट हम आफ्टर ईयर में है, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर है या आफ्टर फाइनलाइजेशन है, तो इसलिए हम सेल की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, परचेस की जगह भी पीएनएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू डेटर 16,000 देख लो, पहली एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट टू डेटर्स 16,000 सेल रिवर्स करने की एंट्री, और दूसरी एंट्री स्टॉक इन ट्रेड बनाने की, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने की, स्टॉक इन ट्रेड टू पीएनएल एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग लिखो या परचेस, उसकी जगह तो पीएनएल एडजस्टमेंट आ जाएगा 12,000। ये समझी सेल और रिटर्न बेसिस वाली एंट्री। नेक्स्ट, a return to a customer 550 was entered in the return inward book, however the creditor's account was correctly posted। a return to customer मतलब हमने क्या किया, गुड्स वापस कर दिए कस्टमर को, ये सेल्स रिटर्न था, ये क्या था, सेल्स रिटर्न था 550 का, बट हमने सेल्स रिटर्न को कहा बुक कर दिया, रिटर्न इनवर्ड बुक में। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सॉरी ये सेल्स रिटर्न नहीं, ये परचेस रिटर्न था, सॉरी ये परचेस रिटर्न था, रिटर्न टू क्रेडिटर था, रिटर्न टू क्रेडिटर कस्टमर ने, रिटर्न टू क्रेडिटर, तो ये परचेस रिटर्न था, सॉरी परचेस रिटर्न, बट हमने कहा रिकॉर्ड कर दिया इसको रिकॉर्ड कर दिया रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में, मतलब ये तुमने परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन मान लिया, परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन मान लिया। अब बताओ परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सर परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, बराबर है, ये है करेक्ट एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। और बोले सर सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब डेटर एक्चुअली, बट अभी अपन क्रेडिटर लिख रहे हैं उसको क्योंकि वो क्रेडिटर है। तो ये थी सही एंट्री, ये थी गलत एंट्री, होना चाहिए था क्रेडिटर टू परचेस, उन्होंने कर दिया सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर। हालांकि आगे बोल रहे बोले नहीं नहीं नहीं, क्रेडिटर अकाउंट को सही इफेक्ट गया भाई, पोस्टिंग करेक्ट हो गई, मतलब क्रेडिटर क्रेडिट डेबिट होना चाहिए तो डेबिट ही हो गया, तो क्रेडिटर में गड़बड़ी नहीं, तो क्रेडिटर छोड़ दो। गड़बड़ सिर्फ दो अकाउंट में, आप गड़बड़ कौन से दो अकाउंट में, सर परचेस रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दो, सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हुआ, उसको भी क्रेडिट, अब कर दो, तो एंट्री हो जाएगी टू परचेस रिटर्न 550 और टू सेल्स रिटर्न 550, और डेबिट में कुछ नहीं तो सस्पेंस, डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस 1100, तो एंट्री हो रही है सस्पेंस अकाउंट 1100 टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, बराबर है। पर सर ये दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न, उनकी जगह आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट, तो आ गया, देख लो एंट्री सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1100 दोनों प्लस करके 550 क्योंकि दोनों भी नॉमिनल है। क्लियर हो रहा है, हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की ऑलरेडी एंट्री कर दी है, डेप्रिसिएशन हो चुका है।
अब क्या करना पड़ेगा, अब आपने ध्यान से यहां तक तो सब लोगों ने, ठीक है, थोड़ी बहुत जिसकी प्रैक्टिस होगी ना वो यहां तक तो उन्होंने कर दिया, बट इसके बाद वाला पॉइंट क्या था, तो इसके बाद तुमको दो लेजर बनाने थे। इसके बाद दो लेजर बनाने चाहिए थे, एक सस्पेंस अकाउंट, एक बनाना था सस्पेंस अकाउंट और एक बनाना था पीएनएल एडजस्टमेंट। और जो जो हमने अभी ट्रांजैक्शंस किए का, सबसे पहले जैसा डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 5000, तो पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, ये देखो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय डेटर 5000। नेक्स्ट दूसरी जर्नल एंट्री थी सस्पेंस टू मिस्टर एक्स, तो सस्पेंस के डेबिट में टू मिस्टर एक्स 3000। फिर तीसरी जर्नल एंट्री थी मशीनरी टू पीएनएल एडजस्टमेंट 5 पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय मशीनरी 5। नेक्स्ट थी पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 500, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू मशीनरी 500। मैं लेजर पोस्टिंग करते जा रहा हूं बस, जो जर्नल एंट्री की उसकी। उसके बाद पीएनएल एडजस्टमेंट टू आर 20000, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू आर 20000। नेक्स्ट वन सी टू सस्पेंस 10,000, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय सी 10,000। सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 540, सस्पेंस अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 540, तो सस्पेंस के डेबिट में टू पीएनएल एडजस्टमेंट 540, पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 540। फिर पीएनएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर 16,000, पीएनएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर या डेटर 16,000। फिर स्टॉक इन ट्रेड टू पीएनएल 12,000, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय स्टॉक इन ट्रेड 12,000। और लास्ट सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1100, तो सस्पेंस को डेबिट 1100, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट 1100। अब क्या करना है, ये दोनों अकाउंट, तो पहले देखो सस्पेंस अकाउंट। अब जनरली क्या होता है, जनरली आपको अगर सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता हो ना, तो आप सस्पेंस अकाउंट बना के जो डिफरेंस आता है वो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, मतलब वो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कहलाता है। बट इस बार जो सस्पेंस अकाउंट क्लोज करके बैलेंस आएगा ना, वो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बोले उन्होंने सस्पेंस को बनाया ही नहीं था, उन्होंने जो भी डिफरेंस आया था वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब पिछले साल उन्होंने उतना प्रॉफिट घटाया बढ़ा दिया, और जो भी उन्होंने प्रॉफिट में एडजस्ट किया वो कैपिटल में चला गया होगा। तो इसलिए हम भी क्या करेंगे, आप सस्पेंस का जो भी डिफरेंस आएगा वो सीधा कैपिटल में ट्रांसफर। ये कोई सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये सीधा कैपिटल में जाएगा, टू कैपिटल 5360। और इधर पीएनएल एडजस्टमेंट का भी जो भी बैलेंस आता है वो एनी हाउ पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस कैपिटल में ही जाता है, वो इधर आ रहा है 12,860, वो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट। तब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं, सॉरी, वो जाएगा कैपिटल में, कैपिटल। अब इसकी एंट्री सस्पेंस के डेबिट में कैपिटल आ रहा है, मतलब सस्पेंस टू कैपिटल, ये एंट्री करनी पड़ेगी, जरा एंट्री लिखनी पड़ेगी, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। सस्पेंस टू कैपिटल 5360, और दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट, उसके क्रेडिट में लिखा है, तो कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट 12,860। कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले सस्पेंस का बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 5360, और फिर पीएनएल का बैलेंस घट जाएगा, पीएनएल का बैलेंस फिर कम आ जाएगा, वो आ जाएगा 7,500, फिर वो 7,500 ही कैपिटल को भेज देगा, एंट्री करेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 7,500, वो भी चलेगा। सस्पेंस का बैलेंस पहले पीएनएल एडजस्टमेंट में और फिर पीएनएल एडजस्टमेंट से वो जाएगा कैपिटल। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। क्या है क्वेश्चन? अरे फेवरेट, मशीनरी अकाउंट। सेम क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 बार तो मिनिमम आ चुका है, तो सबके नोट्स में वगैरह ये क्वेश्चन होगा ही होगा। मेहता एंड कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस अपीयरिंग इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 को ये वाला बैलेंस था उनके मशीनरी अकाउंट को, 1,42,50,000। अब देखो, अगर इन्होंने इस बैलेंस को अब आइडेंटिफाई कैसे करना कि ये क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है मतलब सर, अरे ये दो हो सकते हैं, ये हो सकता है उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट हो, जो मशीनरी उनके पास है ना, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी हो सकती है कि ये कितने में परचेस किया था, या फिर ये उसकी आज की WDV भी हो सकती है, रिटर्न डाउन वैल्यू, कब की? 1 अप्रैल 2024 की रिटर्न डाउन वैल्यू भी हो सकती है, दोनों में से एक भी हो सकता है। कैसे समझना ये क्या है?
जो मशीनरी तुम्हारे पास है 1 अप्रैल 2024 के दिन, ये उस मशीनरी की WDV है कि ये उस मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है, ये कैसे समझना है? ये वैसे समझेंगे कि क्या उन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। अगर उन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो मेंटेन करते हैं, मतलब दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। और अगर वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते, मतलब दिस इज द WDV ऑफ, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है मतलब हर साल उस पर डिप्रेशन लग के वो कम कम हो जाता है, और प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होता है मतलब डिप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है, एसेट में से डिप्रिसिएशन कम नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में आगे जाके देखेंगे तो ना, इन्होंने प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, मतलब ये है WDV ऑफ, दिस इज द WDV ऑफ एसेट। इट्स अकाउंट आर मेड अप ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल के 31 मार्च को इसके अकाउंट्स क्लोज करते हुए। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम विथ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और डेप्रिसिएशन कितना लगाते बोले 10% पर एनम इज द डेप्रिसिएशन का रेट, और WDV मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। ऑन 1 सितंबर 24, तो टाइमलाइन देखो, अपने को दिया है ओपनिंग का बैलेंस 1/4/24 का, उसके बाद 1 सितंबर 24, यहां पे भी बहुत लोग गड़बड़ कर देते घाई घाई में, 1 सितंबर 24 से मतलब 6 महीने नहीं होते, 1 सितंबर 24 से दैट मीन्स यहाँ पे 6 महीने नहीं होते, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त पे रुक जाना पड़ता, सितंबर नहीं पकड़ना पड़ता, मतलब इधर हो रहे हैं 5 महीने। तो क्या हो रहा है 5 महीने बाद, बोले 5 महीने बाद एक नई एसेट खरीदी, कितने की, 21,20,000 की, ओके, एक नई एसेट परचेस की 21,20,000 की, और उस पर और 46,900 भी खर्चा किए, ओके, वो 21,20,000 की नहीं रही, वो हो गई फिर 21,66,900 की, ठीक है। Incur on the same day towards the installation charges for erection and said machine. On the same date, a machine which had a cost of 32,80,500, ऐसी मशीन जिसकी कॉस्ट मतलब जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी परचेस प्राइस कितनी थी 32,80,500 ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब वो एसेट 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, मतलब ये एसेट इसमें इंक्लूडेड होगी। ये वैल्यू तो 1 अप्रैल 2024 की है, मतलब उसके पहले ही एसेट खरीदी थी 32,80,500 में 1 अप्रैल 22 को, वो ऑक्शन कर दी, मतलब वो बेच दिया अपने लिए, वो बेच दी कितने में 5,62,500, 560 में बेच दी। तो हमको इस एसेट पे प्रॉफिट लॉस ढूंढना पड़ेगा, और ये एसेट, अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर ये एसेट, ये तो पक्का है कि ये एसेट 1 अप्रैल 2024 से पहले खरीदी थी, मतलब इस एसेट की वैल्यू इज 1,42,50,000 में है, बट सवाल है कितने से है, क्या इतने ही वैल्यू से है 32,80,500 से? तो नहीं सर, ये 32,80,500 तो वो ओरिजिनल कॉस्ट है उस एसेट की जब खरीदी थी तब की, 1 अप्रैल 2022 की, तो हमको 1 अप्रैल 2022 से लेके पहले 1 अप्रैल 2024 तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, मतलब 22-23 का, 23-24 का, 2 साल का डेप्रिसिएशन पहले इस एसेट पे लगाना पड़ेगा, वो माइनस करके फिर हमको जो WDV मिलेगी वो WDV इसमें इंक्लूडेड है। तो हमारा इस वैल्यू में उस एसेट की WDV इंक्लूडेड है 2 साल बाद की। सेम बोले अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 32,77,500 ऑन 1 अप्रैल 23, बोले और एक एसेट है जिसकी 32,32,77,500 कॉस्ट थी 1 अप्रैल 23 को, मतलब 1 अप्रैल 23 को खरीदी थी इतने में, हैविंग बिकम एब्सोल्यूट, वो पूरी बोले एब्सोल्यूट हो गई, मतलब काम की नहीं रही, आउटडेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, बहुत स्क्रैप भंगार में दे दी 1 सितंबर 24 उसी दिन, मतलब अगेन 5-5 महीने के गैप से ही सब, इट इज रियलाइज नथिंग, इससे कुछ भी नहीं मिला, इसकी सेलिंग प्राइस 0 है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इस पे भी 1 साल का डिप्रेशन लगाना पड़ेगा 23-24 का, इसमें से 23-24 का डिप्रेशन माइनस करेंगे तो उसकी जो WDV आएगी वो WDV इसमें इंक्लूडेड है। अरे मतलब इस एसेट के एक्चुअल में 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 पार्ट, अरे समझ में आ रहे हैं क्या, इस एसेट के एक्चुअल में 3 पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट जो 1/4/22 को खरीदा था, एक 1/4/23 को खरीदा था, और एक जो अनसोल्ड है, जो नहीं पता कब खरीदा था। तो ये जो खरीदी थी, ये खरीदी थी आपने 32,80,500 में, ये खरीदी थी 32,77,500 में, और ये नहीं मालूम कितने में खरीदी थी। तो आप क्या करें, अरे बोले इस एसेट पे पहले 2 साल का डिप्रेशन लगाओ फिर उसकी WDV ढूंढो, इस एसेट पे 1 साल का डिप्रेशन लगाओ फिर उसकी WDV ढूंढो, और ये दोनों की WDV इस WDV से माइनस करो तो ये तीसरे वाले की WDV पता चलेगी, जो अनसोल्ड एसेट है उसकी WDV पता चलेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक शानदार, जानदार, जबरदस्त एक फॉर्मेट है,
जनरली ये फॉर्मेट आप अगर फॉलो करो ना, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आपसे गलत होंगे ही नहीं। और जो आपसे कभी कभी डेट भूल जाते हो, जो कभी कभी कैलकुलेशन गलत कर देते हो, वो पूरे कैलकुलेशन एक जगह पे अच्छे से हो जाएंगे। क्या करना, हमेशा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में एक टेबल बनाना। कैसे टेबल बनाना, जिसके दो कॉलम हमेशा पक्के से फिक्स रहेंगे। कौन से दो, पहला पर्टिकुलर का कॉलम और आखिरी का टोटल का कॉलम। हर बार पर्टिकुलर का और टोटल का कॉलम पक्के से बना देना। बीच में कितने कॉलम बनाने हैं, इट विल बी डिपेंड अपॉन हाउ मेनी एसेट यू हैव परचेस। कितने एसेट आपने अभी तक परचेस कर लिए। तो क्वेश्चन में देखो दो एसेट्स के बारे में बात करें पहले तो मेनली, कि आपके पास ओपनिंग में एसेट थी और एक नई परचेस की। तो ओपनिंग थी 1/4/24 की, तो इस कॉलम को वही डेट दे देना 1/4/24। और जो नई दूसरी एसेट परचेस की उसको 1 सितंबर 24, मतलब कॉलम को वही हेडिंग दे देना जिस दिन वो परचेस कर देते हैं, डेट ऑफ परचेस। डेट ऑफ परचेस कॉलम की हेडिंग आ जाती, मतलब अपने को समझ में आता है अपने पास कितनी एसेट परचेस हुई है और कब कब परचेस हुई। बट अब उनके पास जो ओपनिंग में एसेट थी, क्या जैसे मैंने यहाँ पे 3 हिस्से किए उस ओपनिंग के एसेट के, तो मैं यहाँ पे भी 3 हिस्से कर दूंगा। एक कॉलम बनाऊंगा, उसमें से एक पार्ट सोल्ड हुआ, दूसरा भी सोल्ड हुआ और तीसरा अनसोल्ड हुआ। उसके ब्रैकेट में कब सोल्ड हुआ, 1 सितंबर 24। ये वाला कब सोल्ड हुआ, 1 सितंबर 24। और ये कब सोल्ड हुआ, तो बोल नहीं अभी ये सोल्ड ही नहीं। तो समझ में आ रहा है, मैंने ओपनिंग के एसेट के 3 पार्ट कर दिए, 3 कॉलम, और एक नई एसेट परचेस की वो और टोटल। अब मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहली एसेट परचेस की क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करूंगा। जब भी मैं एसेट परचेस करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट। जब भी मैं क्वेश्चन में एसेट परचेस करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट। मैं ईयर बाय ईयर जा रहा हूं, अब ईयर बाय ईयर। तो कॉस्ट ऑफ एसेट एज ऑन 1/4/22, 1/4/22 को कॉस्ट ऑफ एसेट थी 32,80,500, जो पहली एसेट परचेस की सबसे पहली। तो उस पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा पहले साल का 22-23 का। क्या डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 10% WDV से, तो इस पे 10% लगा 3,28,500। वो माइनस करके उसकी WDV आ गई 31/3/23 की 29,52,450। ये हो गया। फिर दूसरे साल, मतलब हम पहला साल खत्म कर दिया हमने, 22-23 खत्म कर दिया। इधर बाकी कॉलम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वो वाली एसेट आई नहीं। सर टोटल के कॉलम में भी कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमको कुछ पूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं है अभी। नेक्स्ट, फिर हम दूसरे साल में आ गए, हम आ गए 23-24 में। तो 23-24 में पहली एक एसेट परचेस की 1/4/23 को, तो उसकी कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, और उसके लिए ये कॉलम बनाया है। इस कॉलम में उसकी कॉस्ट लिख दी 32,77,500। ठीक है। फिर उस पे डेप्रिसिएशन, मतलब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया, तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन दोनों एसेट पे लगेगा। पहले कॉलम पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा 23-24 का, इसके 10%, तो 2,95,245। और जो नई एसेट खरीदी उस पे भी 10%, और वो साल भर यूज हुई क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी है वो एसेट। यहाँ डेट नहीं है बट वो 1 अप्रैल को खरीदी है। देखो यहाँ डेट है 1 अप्रैल 23 को, तो 1 अप्रैल को 23 को खरीदी, मतलब साल भर यूज हुई, उस पे भी 10%, 3,27,750। अब ये दोनों माइनस कर देंगे तो WDV, अब ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये है आपकी WDV एज ऑन 31 मार्च 24। जो एसेट बेची उसकी, इन दोनों की WDV पता चल गई। और उस दिन आपके पास टोटल इतनी WDV थी। टोटल कॉलम में आप लिख दो वो 1,42,50,000, 1,42,50,000, ये लिख दिया टोटल कॉलम में WDV। उसमें से बोले अब जो एसेट बेच दी उनकी WDV माइनस कर दी, तो जो अनसोल्ड एसेट थी उसकी WDV पता चल गई। तो ये बैलेंसिंग फिगर से WDV पता चल गई, वो आ गई 86,43,045। कैसे समझे ना, टोटल WDV में से ये दो WDV हटा दिए, तो ये पता चल गया। अब आ गए हम करंट ईयर में 24-25 में। अब 24-25 में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। सर 24-25 में 2 एसेट बेची और एक नई एसेट खरीदी। जब भी किसी साल में एसेट बेची भी और खरीदी भी हो, तो पहले काम करना, वर्किंग नोट में जो खरीदी वो लिख देना। तो लिख देना कॉस्ट ऑफ एसेट, और ये जो चौथा कॉलम बनाया था वो 21,66,900 कॉस्ट ऑफ एसेट, पहले ये लिख देना। अब लगा देना डेप्रिसिएशन उस साल का, जिस उस एसेट पे उतना डेप्रिसिएशन जितने एसेट वो यूज हुई। तो पहली एसेट सर बोले 1 सितंबर को बेच दी, तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन करो कैलकुलेट, 26,57,025 सॉरी 205 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो सर वो आ रहा है बराबर 1,10,717, 1,10,717। इस पे भी सर ये भी 1 सितंबर 2024 को बेची, 1 सितंबर 24 को, तो इस पे भी 5 महीने का 29,49,750 इंटू 5%, सॉरी इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 5 महीने का, तो 122,906। इस पे आ गया 122,906।
तो ये माइनस कर देने का, या फिर पहले सब पे डेप्रिसिएशन लगा देते। सर ये एसेट भी खरीदी थी, ये एसेट भी 1 सितंबर को खरीदी, तो 1 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का डेप्रिसिएशन, इस पे 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। 8643045 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12, अरे सॉरी, ये नहीं, ये है नई एसेट, ये तो अनसोल्ड, इस पे साल भर का, इस पे साल भर का, ये अनसोल्ड एसेट, ये कोई बेच नहीं, इस पे साल भर का, साल भर का तो 10%, 8,64,305, 8,64,305, इस पे आएगा 7 महीने का, इस पे ये एक 21,66,900 वाली एसेट इस साल परचेज की, तो इस पे 7 महीने का आएगा। 21,66,900 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 7, 126,403, 126,403। तो ये हमने सारे एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, जिस उस एसेट पे उतना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया जितने दिनों के लिए वो एसेट, फिर वो माइनस करके निकाली उसकी डब्ल्यूडी, पहले इन दोनों एसेट की डब्ल्यूडी निकालना, जो एसेट बेची उसकी डब्ल्यूडी, डब्ल्यूडीवी एज ऑन डेट ऑफ सेल, डब्ल्यूडीवी एज ऑन डेट ऑफ सेल वो निकाल लिया, जो एसेट बेची उसकी, फिर वो कितने में बेची, वो सेलिंग प्राइस माइनस की। सर वो एसेट बेची 560 to 500 में, दूसरी तो 0 में बेची, तो 25,46,488 की एसेट 5,60 to 500 में बेची, तो इस पे लॉस हुआ 19,83,988 का लॉस, और इस पे लॉस हुआ 28,26,844, पूरा लॉस। और बाकी फिर बाकी एसेट की डब्ल्यूडी निकालेंगे ईयर एंड की, तो ये ईयर एंड की डब्ल्यूडी आ गई, साल के आखिरी दिन की 31 मार्च 2025। तो ये बन गया अपना फुल प्रूफ कैलकुलेशन। अब बस लेजर बनाने के लिए क्या है, तो लेजर में इफेक्ट देते। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, तो 1/4/24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी अकाउंट को 1,42,50,000। फिर बोले 1 सितंबर 24 को नई एसेट परचेस की, ये 21,66,900 नई एसेट परचेस की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,66,900। फिर अब 1 बाय 1 एसेट बेच रहे हैं, तो पहली ये एसेट बेची और ये भी बेची, दोनों सेम डे पे बेची। क्या करना, जो एसेट बेची पहले उस पे का डेप्रिसिएशन लगा देना। तो ये दोनों एसेट का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, पहले ये दोनों एसेट का डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करते हैं, सेम डे पे बेचे इसलिए सेम डे पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो दोनों की टोटल कर देते हैं, वो टोटल आ रही है बोले 233,623। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 233,623 ऑन द डेट ऑफ सेल 1 सितंबर 24। फिर बेचने की एंट्री करते हैं, बेचने की एंट्री क्या होती है, एसेट बेचने की, अगर लॉस में बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो बैंक को डेबिट करने के लिए बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, लॉस को डेबिट करने के लिए लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, मशीनरी अकाउंट बना रहे, तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। मशीनरी को क्रेडिट किससे करेंगे, बाय बैंक। जितनी सेलिंग प्राइस है 560 to 500, तो एक ही एसेट को सेलिंग प्राइस है, दूसरे को नहीं है, तो 560 to 500। और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और ये दोनों लॉस मिला के 48,10,832, बाय लॉस ऑन मशीनरी 48,10,832। समझ में आ रही है, एंट्री चेक कर लो। और उसके बाद बचे हुए एसेट का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब ये दो एसेट बची, इस पे साल भर का जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है उस साल का वो लगाएंगे, तो इन दो डेप्रिसिएशन की टोटल और वो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगा देंगे बचे हुए एसेट पे। हमने तो सिर्फ ये डेप्रिसिएशन लगाया था ना पहले, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी वो आ रहा है 9,90,708, और ये आ रहा है 31/3/25 को। और लास्ट में फिर अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकालेंगे 98,19,237। और इधर भी अगर क्रॉस चेक करेंगे ना, तो इन दोनों की टोटल यही आएगी, या इधर ऊपर से भी एडलेस करके आएगा 98,19,000। तो आई होप डेप्रिसिएशन वाला ये वर्किंग नोट आपको अच्छा लगा होगा। इसकी हम क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वर्किंग नोट बहुत फास्ट बन जाती है, एक बार बनाना लग गया और कंफ्यूजन भी नहीं रहता, और फिर ये लेजर बना देना। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। एक काम करेंगे, आज के पार्ट में हम 2 पार्ट में कर देंगे इसको। एक पार्ट में हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 3 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट अब अगला 3A, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ ग्लोबल स्पोर्ट्स क्लब, एनपीओ का क्वेश्चन है। ग्लोबल स्पोर्ट्स क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। बच्चों को आदत रहती है कि क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आना चाहिए। क्वेश्चन, बच्चों की थिंकिंग सारी वैसी डेवलप हुई होती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में आना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम आंसर में बनाते हैं, तो फिर मोस्टली आंसर सही आ जाते हैं।
गड़बड़ तभी होती है तो थोड़ा सा बैड लक की क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट पूछ लिया है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो दिस साइड इज ऑफ एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज द इनकम साइड। ये इस साल के खर्चे है, प्योरली इस साल में हुए हुए खर्चे, बट जरूरी नहीं कि पैसा भी इतना ही गया हो। और ये है इस साल का इनकम, जरूरी नहीं कि पैसा इतना ही मिला हो, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। फिर कुछ एडजस्टमेंट दिए है, ओपनिंग बैलेंस दिए, क्लोजिंग बैलेंस दिए कुछ अकाउंट्स के। फिर नीचे लिखा गया है कौन कौन से अकाउंट के दिए, तो सब्सक्रिप्शन तो टिक कर देना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना था, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन नाम का इनकम है क्या, ये सब्सक्रिप्शन नाम के इनकम पे दो एडजस्टमेंट है। वो बोल रहे इस साल का इनकम तो 180 है, अरे बट मिला नहीं होगा 180, क्योंकि इसमें से कुछ आना बाकी है साल के आखिरी में, और कुछ पिछले साल का आना बाकी था वो मिल गया होगा, तो वो हमको देखना पड़ेगा, इसलिए इस पे एडजस्टमेंट है। क्योंकि देखो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, तो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट ढूंढना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट ढूंढना है मतलब हमको ये ढूंढना है कि कितना सब्सक्रिप्शन इस साल मिला होगा, कितना सब्सक्रिप्शन इस साल मिला होगा, हमको वो ढूंढना है। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला होगा, तो थोड़ी एक एग्जांपल, 180 इस साल का इनकम है, बट इसमें से जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 18,000, वो तो मिले नहीं होंगे, इनकम में से इतना मिला नहीं बोले तो 18 माइनस करने पड़ेंगे। और ये 14,400 जो पिछले साल का इनकम था, जो इस साल आना बाकी था, इस साल आ गया होगा, तो ये प्लस करने पड़ेंगे, तो ये प्लस करने पड़ेंगे, ये माइनस करने। तो वैसा ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब और दो एडजस्टमेंट है, इस पे कुल मिला के 4 एडजस्टमेंट हो गए, देखते बाद में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग सैलरी देनी बाकी थी, क्लोजिंग में भी, तो सैलरी को भी टिक कर दो, सैलरी पे 2 एडजस्टमेंट। नेक्स्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, अगले साल का इलेक्ट्रिसिटी इस साल पे कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को टिक कर देते हैं, वेयर इज इलेक्ट्रिसिटी, इसमें और बढ़ाना पड़ेगा, अगले साल का भी पेड कर दिया है। और नीचे फिर कुछ और एडजस्टमेंट दिए है। द क्लब ओन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड वैल्यू 2,40,000, तो उनका स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जो साल के ओपनिंग में भी होगा, क्लोजिंग में भी होगा। तो देखो बैलेंस शीट 2 बनानी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल फंड पता नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। द क्लब हैड अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 24 वैल्यूड 62,400, क्लब के पास साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2024 को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 62,400 का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एंड में वैल्यू कितनी इक्विपमेंट की, 64,800, ये डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटर में आ जाएगा, बट ये काम में आएगा अपने को डिप्रिसिएशन ढूंढने में। तो ढूंढ लो ना अभी, अरे अभी कैसे ढूंढे, देखो ना 62,400 ओपनिंग में था और क्लोजिंग में डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 64,800 हो गया, ये तो बढ़ गया। तो ऐसा कैसा डिप्रिसिएशन लगाया कि बढ़ गया, नहीं नहीं नहीं, ये बढ़ा डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं होगा, तुमने और कुछ खरीदा होगा, तो अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कितना खरीदा होगा हमने। देखते आगे, ऑडिट फीस ऑफ 4,800 फॉर द ईयर 23-24, मतलब पिछले साल, 23-24 मतलब पिछला साल, पिछले साल की ऑडिट फीस 4,800 इस साल दे दी ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल पेड कर दी, मतलब इस साल के पेमेंट में आना चाहिए। और वैसे बोले ऑडिट फीस फॉर 24-25 इज येट आउटस्टैंडिंग, और इस साल की ऑडिट फीस देनी बाकी है, मतलब वो दी नहीं, तो इस साल की ऑडिट फीस कहां दिख रही होगी सर, खर्चे में दिख रही होगी ना इस साल की ऑडिट फीस, हाँ, तो इस साल की ऑडिट फीस देनी बाकी, मतलब ये पेमेंट में नहीं आएगी, बट जो पिछले साल की ऑडिट फीस है वो पेमेंट साइड में आएगी, क्योंकि वो इस साल दे दी। तो इस पे 2 एडजस्टमेंट है, टिक कर देते 2। फिर ड्यूरिंग द ईयर 23-24 मतलब पिछला साल, ड्यूरिंग द ईयर 23-24 मतलब पिछला साल, द क्लब हैड रेज अ बैंक लोन, क्लब ने बैंक लोन लिया था पिछले साल में 48,000 का, मतलब ओपनिंग में बैलेंस शीट, ओपनिंग में लायबिलिटी होगा, ये क्लब पिछले साल लिया था, इस साल नहीं लिया, ये पिछले साल लिया था, ये क्या होगा, ओपनिंग में तो लायबिलिटी होगा, ठीक है। दिस लोन वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द करंट ईयर, इस साल पूरे साल भर ये लोन क्या था, आउटस्टैंडिंग था। ऑन 1 अप्रैल 24 कैश इन हैंड, और 1 अप्रैल 24 तो ओपनिंग की कैश बता दे रहे 33,36, और ये जो लोन है 48 का, ये क्लोजिंग में भी होगा क्योंकि पेड नहीं किया, रीपेड नहीं किया, तो ये ओपनिंग में भी होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग में भी, दोनों बैलेंस शीट में आ जाएगा। और ओपनिंग कैश दे दिया है, क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 और बैलेंस शीट 31 मार्च 25, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बट ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढना है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं फटाफट, कैसे कैसे इफेक्ट्स देंगे, सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड खर्चा है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो सीधा, और मान लेंगे कि इतना ही पेमेंट किया, जितना खर्चा उतना पेमेंट कर दिया, 24,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो इसको जाने देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में। ये आ जाओ, पेमेंट साइड में आ गए हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड 24,000 एज इट इज। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी कितनी दी 1,14,000, तो पेमेंट साइड में लिख तो देंगे बाय सैलरी, बट इनर कॉलम में दो दो एडजस्टमेंट है, तो बाय सैलरी 1,14,000 इनर कॉलम में। फिर बुक्स एंड मैगजीन्स, बुक्स और मैगजीन खरीदे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी खर्चा है और उतना पेमेंट हो गया होगा, तो ये भी पेमेंट साइड में बाय बुक्स एंड मैगजीन्स 12,000। एनुअल डिनर एक्सपेंस, एनुअल डिनर एक्सपेंस किया बट खर्चा हुआ 36 और उसके लिए कंट्रीब्यूशन लिया था लोगों से 24, खर्चा 36 लोगों से पैसा लिया 24, तो हम इसको लिख देंगे पेमेंट में और इसको लिख देंगे रिसिप्ट में। ये इतना पैसा दिया, इतना पैसा आया, तो 24 कंट्रीब्यूशन बोल के जमा कर लेंगे और 36 पेमेंट बोल के पेमेंट साइड में, देखो दोनों तरफ लिख देंगे। इधर लिख दे, देखो एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट साइड में 24 और एनुअल डिनर एक्सपेंस 36 पेमेंट साइड में। वेरी गुड। नेक्स्ट ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस नाम का खर्चा 6,000, इस पे दो एडजस्टमेंट है, तो फिलहाल अपन उसको पेमेंट साइड में लिख तो देंगे, पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय ऑडिट फीस 6,000, बट इनर कॉलम में लिखेंगे, उस पर दो एडजस्टमेंट है, बाद में देखते। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 3600, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अगेन पेमेंट साइड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस पेमेंट साइड में आ जाएगा 3600, लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है बोले सर 7,200, इस साल जो भी डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन लगा, सॉरी इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन लगा वो 7,200 का लगा। अब ये डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम होता है, इससे कोई पैसा तो नहीं जाता बाहर, इसलिए ये पेमेंट साइड में नहीं आएगा। तो अब एक काम करते, पहले इक्विपमेंट का पूरा हिसाब लगा लेते अपन, इक्विपमेंट का हिसाब लगा लेते। क्या था क्वेश्चन, बोले ओपनिंग इक्विपमेंट है 62,500, 62,400, इसके दो इफेक्ट देता मैं। ऐसे क्वेश्चन में हर आंकड़े के दो इफेक्ट देने को ना, हर आंकड़े के जो एडजस्टमेंट में है और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसके एक एक इफेक्ट, तो हमने अभी तक एक एक इफेक्ट दिए। अब जो एडजस्टमेंट में है मैं ये 62,400 के दो इफेक्ट देता। ओपनिंग में इक्विपमेंट था 62,400, तो ओपनिंग का इक्विपमेंट 62,400 जाना चाहिए पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। देख लो ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट एक वर्किंग नोट में बनाई, उसमें लिख दिया 62,400। अब सेम 62,400 क्या करते, क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर में भी लिख देते, क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर में लिख देते 62,400, कि ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में इनर में लिख दिया कि हाँ पिछले साल से 62,400 आ गया। अब वो बोल रहे हैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बोले 7,200 का, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 7,200 का, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा 62,400 में से 7,200 माइनस हो जाने चाहिए। और उन्होंने बोला आउटर में कितना बचा, आउटर में बचा 64,800, तो आउटर में बचा बोले 64,800, ये तो बाहर आ जाएगा, बट ये मैच नहीं हो रहा है। बोले सर 62,400 माइनस 7,200, तो 62,400 माइनस 7,200, सर ऐसा करेंगे तो सिर्फ तो वो 55,200 आ रहा है, बट आउटर में तो 64,800 आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ तो नया खरीदा होगा, कितना आएगा, तो उसका डिफरेंस 55,200 और 64,800, ये 64,800 और इसका डिफरेंस 9,600 की नई एसेट हमने खरीदी। तो यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाल ली, प्लस परचेज बैलेंसिंग फिगर से 9,600, ये इसमें से माइनस किया और 64,800 में से वो 55,900 या कुछ तो आ रहे तो वो कर दिए, तो वो माइनस कर दिए 9,600। अभी इसका सेकंड इफेक्ट, इतने की मशीनरी तुमने परचेस की, इतने की मशीनरी परचेस की मतलब इतना आपने पेमेंट किया होगा 9,600 का, तो पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9,600, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में आएगा। समझा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पूरा खेल। नेक्स्ट अब वापस अपने सीक्वेंस पे आते हैं। सरप्लस आया बोले सर 36,400, सरप्लस मतलब कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे उसमें ऐड कर देंगे सरप्लस 36,400। अभी आपने को ये सरप्लस पता नहीं है, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, मैंने तो आंसर लिख दिया इसलिए मालूम है, बट सरप्लस हमने यहां लिख दिया 36। अगला अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब आ जाते हैं रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन लिखा है बोले सर, और उस पर 4 एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पे 180, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पहले तो हम रिसिप्ट साइड में इनर कॉलम में लिख देते, मैंने यहां लिख दिया सब्सक्रिप्शन 180 इनर कॉलम में, उस पर 4 एडजस्टमेंट इसलिए मैं 4 लाइन छोड़ रहा हूं, कोई चाहे तो वर्किंग नोट सेपरेट बना सकता है और बाद में लिख सकता है। नेक्स्ट कर दे क्या पहले सब्सक्रिप्शन वाला, चलो कर देते हैं। सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन के 4 एडजस्टमेंट कर देते हैं। देखो
क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनना। इसके लिए ना 3 क्वेश्चन वाली ट्रिक यूज करना। किसको भी कंफ्यूजन होता होगा तो आता होगा तो कोई ट्रिक, बट कंफ्यूजन होता होगा ना तो 3 क्वेश्चन की ट्रिक यूज करना हर आंकड़े के लिए। क्या 3 क्वेश्चन पूछना? पहला क्वेश्चन पूछना कि ये कौन से साल का खर्चा या इनकम है। अभी तो ये इनकम की बात हो रही है, तो ये कौन से साल का इनकम है। दूसरा, ये कौन से साल में मिला। और तीसरा, क्या वो इस 180 में है कि नहीं, उसमें है कि नहीं, उसमें रखना है कि नहीं रखना। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन देखो, 14,400, दिस इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग। ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, वो कौन से साल का इनकम है? सर ये पिछले साल का इनकम है। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था ना, पिछले साल का इनकम है। कब मिला होगा? सर ये इस साल मिला होगा, इस साल। पिछले साल तो आउटस्टैंडिंग था, इस साल मिला होगा। क्या वो सर 180 में होगा? नहीं सर, 180 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 180 तो इस साल का इनकम है, 180 तो इस साल का है, और 14,400 तो पिछले साल का इनकम है, तो वो इस 180 में नहीं होगा। बट वो अगर इस साल मिला है तो हमको तो वही ढूंढना है ना, इस साल टोटल कितना पैसा मिला, इसलिए इसको प्लस कर दो, इसलिए प्लस कर दो इसको, क्योंकि हमको वही ढूंढना है इस साल कितना मिला। समझ में आ रही 3 क्वेश्चन की ट्रिक। नेक्स्ट, 18,000 क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18,000, 3 क्वेश्चन। पहला, हाँ ये 18,000, इसके भी 3 क्वेश्चन। फर्स्ट वन, 18,000 ये कौन से साल का इनकम है? सर ये करंट ईयर का इनकम है। कौन से साल में मिला? बोले मिला नहीं, अगले साल मिलेगा। क्या ये 18,000 इस 180 में है? यस। क्यों है? क्योंकि वो इसी साल का इनकम है और 180 इज करंट ईयर्स टोटल इनकम, तो उसमें वो है। बट वो इस साल मिला क्या? नहीं, नहीं मिला, तो हटा दो, क्योंकि हमको तो वो चाहिए जो मिला। कितना इस साल मिला, इसलिए ये नहीं मिला, इसलिए नहीं माइनस कर देंगे उसमें से। नेक्स्ट, अगला, और इनके सेकंड इफेक्ट्स भी देंगे। हाँ, ये जो ओपनिंग में है 14,400, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, इसलिए वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उसका सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आना बाकी है। तो 14,400 आना बाकी है ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, और जो 18,000 है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आना बाकी है। नेक्स्ट वन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,800। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, फिर से 3 क्वेश्चन, कौन से साल का इनकम है? सर बोले वो पिछले साल मिला था, बट इनकम तो इस साल का है, इसलिए तो उसको रिसीव्ड इन एडवांस बोला था। वो इनकम इस साल का है, कौन से साल में मिला? सेकंड क्वेश्चन, बोले सर लास्ट ईयर में मिला। तीसरा क्वेश्चन, क्या वो 180 में है? यस, 180 में है, क्योंकि वो इस साल के इनकम का ही पार्ट है, और 180 इज द टोटल इनकम फॉर करंट ईयर, तो वो इसमें है। बट क्या वो इस साल दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसको हटाओ। तो जितना 180 है उसे 180 में से वो इस साल वापस मिलेगा नहीं, ऑलरेडी मिल गया है, इसलिए उसको माइनस कर दो। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और इसका सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 10,800। नेक्स्ट वन, सर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6480। 6480 क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 3 क्वेश्चन, कौन से साल का इनकम है? सर ये अगले साल का इनकम है। मिला कब? इस साल में। क्या वो 180 में है? नहीं, क्योंकि ये अगले साल का इनकम है, तो 180 में क्यों होगा? 180 तो इस साल का इनकम है। बट वो इस साल मिला, तो क्या इसको इस साल के रिसिप्ट में कंसिडर करना चाहिए? यस, इसको प्लस करना चाहिए सर, क्योंकि वो मिला तो इसी साल, को यही ढूंढना है इस साल टोटल कितना मिला। तो इन चारों को, पांचों को एडलेस करेंगे तो आएगा 172,080। दिस इज द रिसिप्ट इन करंट ईयर फॉर सब्सक्रिप्शन। इस साल सब्सक्रिप्शन के लिए इतने मिले। और नेक्स्ट, ये जो है ये इस साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा 6480, क्योंकि वही क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, अब आ जाते वापस, सब्सक्रिप्शन हो गया था। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। अब देखो, जनरली एंट्रेंस फीस जब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है तो हमको कंफ्यूजन रहता कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में आया तो अब क्या लिखे, इसको रेवेन्यू इनकम पकड़ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे, कि इसको कैपिटलाइज कर दे, कैपिटल इनकम बोल के कैपिटलाइज कर दे, कैपिटल फंड में ऐड कर दे। अब ऑलरेडी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मतलब उन्होंने रेवेन्यू पकड़ा है, उसको हमें उससे मतलब नहीं, उन्होंने रेवेन्यू पकड़ लिया है, हमको सिर्फ ये इस साल मिला, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिख देना है। तो हम इसको रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। बाय एंट्रेंस, सॉरी टू एंट्रेंस फीस मिल गया 6,000। सेकंड इफेक्ट सिंपल। नेक्स्ट, अगला, एनुअल इनकम फ्रॉम, सॉरी एनुअल बाय, सॉरी इनकम फ्रॉम एनुअल मीट। इनकम फ्रॉम एनुअल मीट, उसमें भी 2 है, रिसिप्ट है इतनी, खर्चा है इतना। तो अगेन हम रिसिप्ट में 35 480 या 450 जाने देंगे, और खर्चे में 18, उसको अलग अलग जाने देंगे। तो रिसिप्ट में चला गया 35 450, और खर्चे में जाने देंगे एनुअल डिनर एक्सपेंस 36। ठीक है, नहीं है डिनर नहीं, एनुअल मीट वाला है, एनुअल मीट वाला इधर 18, ये अलग अलग जाने दिए।
नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये मिला है 22,550 इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला है। तो अगर ये इतना मिला है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट तो पहले रिसिप्ट में लिख देते हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, हाँ, और सीधा आउटर में लिख दिया 22,550। चेक करते हैं उस पर कुछ एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में कुछ लिखा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,05,000 परचेस ऑन 31 मार्च 24। तो आपने 2,05,000 की इन्वेस्टमेंट परचेस की 31 मार्च 2024 को, मतलब आपने लास्ट ईयर के लास्ट डे पे खरीद ली थी। ये कब? लास्ट ईयर के लास्ट डे पे 31 मार्च 24 को। मतलब ये इस साल नहीं खरीदी, इसलिए इस साल के रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जाएगी। बट ये लास्ट ईयर के लास्ट डे पे खरीदी थी, मतलब आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में इतनी एसेट जानी चाहिए। तो पहला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2,05,000 लिख देंगे इन्वेस्टमेंट बोल के ओपनिंग बैलेंस शीट में, और सेम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा क्योंकि वो साल के आखिरी में भी था। अब 2,05,000 पे वो बोल रहे 11% से इंटरेस्ट, तो कैलकुलेट करते हैं 11% से कितना आता। तो 11% से वही आता 22,550, और ऑलरेडी 22,550 मिल चुके हैं, और वो इनकम भी हम बुक कर देंगे। उतना ही इनकम बुक कर दिया है, अब मान लेंगे उतना मिल भी चुका है, कुछ बोला नहीं है तो पूरा मिल चुका है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में भी लिख दिया, इसलिए कोई एडजस्टमेंट। नेक्स्ट ये हो गया, ये समझा ना, 2,05,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, और ये 22,550 इनकम हुआ है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में। खत्म, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म कर दिया। अब इधर आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोले सर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 9,600। अब इसके लिए 3 क्वेश्चन, कौन से साल की सैलरी है? बोले सर ये पिछले साल की है। क्या पेमेंट कब हुआ होगा? इस साल। क्या ये 9,600 इस साल की सैलरी में इंक्लूडेड होगा? ये वाले सैलरी में नहीं, इस साल में वो नहीं होगा क्योंकि सर वो पिछले साल का खर्चा है, बट दिया इस साल, इसलिए वो पेमेंट में ऐड होना चाहिए, इसलिए वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, ऐड 9,600, क्योंकि वो इसी साल दिया है, हमको यही ढूंढना है पेमेंट कितना किया। इसका दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग 9,600 हो गया। सेम क्लोजिंग का भी, क्लोजिंग में कितना है? क्लोजिंग में 10,800। सर ये कौन से साल का खर्चा है? वो इसी साल का खर्चा है बट इस साल पे नहीं किया, इसी साल का खर्चा है बट पे नहीं किया, तो फिर इस साल के खर्चे में से हटाओ, माइनस कर दो, करेक्ट। और इस साल पे नहीं किया है इसलिए इस साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 10,800। तो इसमें 2 इफेक्ट, और फिर प्लस माइनस करके आउटर में 1,12,800। नेक्स्ट, द क्लब ओन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो ओपनिंग में उनके पास क्लब के पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बोले 2,40 का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के भी एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट साइड में, ओपनिंग में भी लिख दिया, क्लोजिंग में भी लिख दिया, सॉरी इधर ओपनिंग में भी लिख दिया, क्लोजिंग में लिख दिया, 2,40 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला काम हो गया अपना। नेक्स्ट, ऑडिट फीस ऑफ 4,800 फॉर 23-24 वाज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। पिछले साल की ऑडिट फीस इस साल पेड कर दी, तो अगर वो इस साल पेड कर दी है तो वो इस साल के पेमेंट में प्लस हो जाना चाहिए, इसलिए हमने इस साल की जो ऑडिट फीस है उसमें उसको प्लस कर देंगे। ये देखो प्लस 4,800, और ये इतना पिछले साल देना बाकी था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ में आ रहा है कि पिछले साल की ऑडिट फीस इस साल दे दी, बोले तो पिछले साल की ऑडिट फीस इस साल अगर दे दी है तो पहले तो पिछले साल देनी बाकी थी, इसलिए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ओपनिंग बैलेंस शीट में 4,800, और इस साल दे दी इसलिए पेमेंट में प्लस 4,800। और आगे बोले जो इस साल की ऑडिट फीस है 6,000 वो देना बाकी है। ऑडिट फीस ऑफ 24-25 येट टू बी आउटस्टैंडिंग, मतलब वो अभी भी देनी है, मतलब इस साल दी नहीं इसलिए माइनस कर दो, 6 में से 6 हटाओ क्योंकि दिए ही नहीं 6, और दिए नहीं इसलिए लायबिलिटी साइड में आ जाएगा कि इस साल देने बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,000 आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, तो आउटर में बराबर 4,800 आ जाएंगे क्योंकि 6 में से 6 गए, 4,800 प्लस। यस, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 23-24, मतलब पिछले साल एक बैंक लोन लिया था 48,000 का, वो इस साल आउटस्टैंडिंग ही है, बोले उसको तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा 48,000 का, और सेम क्लोजिंग बैलेंस शीट की भी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 48,000 का। ओपनिंग बैलेंस शीट में 48,000 बैंक लोन, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बैंक लोन आना चाहिए 48,000, सॉरी ओपनिंग में भी आना चाहिए। वेट मिनट, यहाँ पे चेक करते, बैंक लोन 48 क्योंकि पिछले साल ही लिया था, करेक्ट, तो वो हो गया। अब एक बार चेक करते ओपनिंग कैपिटल बराबर निकाला है क्या, 2,40,000 प्लस 62,400 प्लस 2,05,000 प्लस 14,400
एक मिनट, इस साल नहीं लिया ना वो? क्या इस साल लिया? नहीं, पिछले साल ही लिया था। क्या मैंने पेमेंट में लिख दिया उसको, रिसिप्ट में? हाँ, मैंने गलती से रिसिप्ट में लिख दिया 48,000, तो ये इधर से कट हो जाएंगे 48,000। पिछले साल ही लिया था वो लोन, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ड्यूरिंग द 23 क्लब एवरेज, बोलते समय बोला था बट लिखते समय इधर लिख दिया। 48,000 इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब बैंक लोन 48,000, तो फिर क्या हो जाएगा? 529,960 माइनस 48,000, तो ये वैल्यू ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगा मेरा। ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल आएगा 481,960, 481,960 और प्लस करके 36,400। इसमें मैं करेक्शन करके ही अपलोड कर दूंगा। ये 518,360, ठीक है, ये आ जाएगा आउटर में बैलेंस शीट में। और अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा बदल जाएगा, माइनस 48,000। ये करेंगे 60,400 रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये 60,400, ठीक है, यह आ गया, ठीक। अब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगी? 5,08,360 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 10,800 प्लस 6,480, वो आ रही है 5,89,640। और इधर भी वही आएगी 2,40,000 फिर 64,800 प्लस 2,05,000 प्लस 18 और प्लस 1,440 प्लस 60,400। यस, 5,08,9,640। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये है करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा एनपीओ का भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है बी वाला भी कर लेते, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता। बी में क्या दिया है? बी में आपको बोला है राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 रेशियो में बांट दिया है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2025। लायबिलिटी दी है, एसेट साइड दी है, बैलेंस शीट दी है और बोला है ड्यू टू द फाइनेंशियल लिक्विडिटी इट वाज डिसाइडेड टू एडमिट मोहन को एडमिट, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, ठीक है, चेक पढ़ लेते हैं। मोहन वुड बी पेड 40% शेयर्स इन द प्रॉफिट, तो मोहन को यहां से आगे प्रॉफिट 40% दिया जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ मोहन वुड बी 7:5:8, तो ये नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, मोहन विल ब्रिंग 2 लाख टुवर्ड्स द कैपिटल, तो मोहन कैपिटल के लिए 2 लाख ला रहा है, तो कैश बढ़ानी पड़ेगी, तो बट कैश नाम की एसेट तो है ही नहीं, ठीक है, नई एसेट बना देंगे। ऑन द एडमिशन मोहन द गुडविल ऑफ द फर्म विल वैल्यू 2 years परचेस, तो गुडविल कैसे वैल्यू हो रहा है? 2 years परचेस। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। मोहन विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और मोहन कैश में गुडविल ला रहा है उसके हिस्से का, ठीक है। द पार्टनर्स विल नाइदर विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल नॉर द गुडविल अपीयर इन द बुक, बैलेंस शीट में गुडविल रखेगा नहीं और ना पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे, तो वो पैसा नया पार्टनर का गुडविल का शेयर लाता है। हमको पता है नए पार्टनर का गुडविल का शेयर हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेशन के तौर पे लाता है। तो नया पार्टनर कितना गुडविल लाएगा वो देखेंगे और उसको पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशो में? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। एक तो वो करके ओल्ड माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो ढूंढ के करेंगे, नहीं तो दूसरा एक तरीका है टेबल बना के, वो टेबल बना के करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले बट उन्होंने बोला है जो प्रॉफिट पिछले 3 साल का है वो ऐसा दिया है। सबसे पिछले साल का 40,000 का प्रॉफिट, फिर 20,000 का लॉस, फिर 1 लाख का प्रॉफिट। बट बोले ये जब प्रॉफिट लॉस ढूंढ रहे थे तो कुछ उसमें ऐसे आइटम्स है जो एबनॉर्मल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो रेगुलर बिजनेस वाले आइटम नहीं, जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये वाले आइटम्स प्रॉफिट या लॉस में रखते नहीं। कौन से? बोले इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम 80,000, मतलब आपको जो ये 40,000 का प्रॉफिट हुआ है कि बोले इस साल में, ये इस बदौलत हुआ है कि उस साल में 40,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला था। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता ना 40,000 का, तो इतना प्रॉफिट भी नहीं दिखता, इतना प्रॉफिट भी नहीं दिखता। तो ये तो कोई बिजनेस करके कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, इसलिए गुडविल कैलकुलेट करते समय ये वाला प्रॉफिट पकड़ते नहीं, तो इसको लेस कर देंगे।
फिर दूसरे साल में 20,000 का लॉस हुआ है, बोले बट ये लॉस क्यों हुआ है, तो उस साल वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया, कुछ इंप्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट चाहिए थी तो उनको रिटायरमेंट दे दिया, तो उनको कंपनसेशन दिया। अब ये भी रेगुलर खर्चा नहीं है, तो ये खर्चा रेगुलर नहीं है, मतलब ये गुडविल बनाने में या गुडविल बिगाड़ने में अफेक्ट नहीं करता, इसलिए ये भी खर्चा कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये खर्चा एड बैक कर देंगे, 20,000 के लॉस में खर्चा एड बैक कर देंगे, तो ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 20,000 के लॉस में खर्चा एड बैक कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 लाख का प्रॉफिट, करेक्ट। और फिर 23-24 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट उसमें 50,000 का प्रॉफिट है सेल ऑन फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो भी रेगुलर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं है, तो वो भी गुडविल कैलकुलेशन में नहीं आता, तो ये प्रॉफिट भी इसमें से हटा देंगे 50,000, तो बचेगा 50,000। तो ये आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। पहले साल में कितना आएगा, 40 में से 80 लेस करेंगे, मतलब ये 40 का लॉस हो जाएगा। पहले साल में 40 का लॉस, दूसरे साल में 2 लाख का प्रॉफिट, और तीसरे साल में 50 का प्रॉफिट। इसकी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट, फिक्स एसेट बदल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नील हो चुकी है, इन्वेंट्री 296 की होगी, तो ये तो रिवैल्यू कर देंगे। ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 5,000 वाज कंसीडर्ड एज ए इररिकवरेबल, ये बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स बुक कर देंगे। और फर्दर 5% प्रोवाइडेड फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, 5% वो कर देंगे। तो डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑन 1 April 2025 आफ्टर एडमिशन ऑफ मोहन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं, वो प्रॉफिट सही कर लेते हैं, तो कैसी वर्किंग नोट बना देंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो लिख देते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट मतलब तो उन्होंने जो दिया 40,000 का प्रॉफिट, 20 का लॉस, 1 लाख का प्रॉफिट। फिर उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, बोले इंश्योरेंस क्लेम लेस कर दो, तो पहले साल में इंश्योरेंस क्लेम माइनस करेंगे, तो 40 में से 80 माइनस होंगे तो निगेटिव 40 आ जाएंगे। दूसरा वॉलेंट्री रिटायरमेंट, दूसरे साल में एड बैक करना है खर्चा, तो निगेटिव 20 में प्लस 2 20 करने हैं, तो 2 लाख का प्रॉफिट। और फिर 1 लाख में 50 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस करेंगे तो 50 का प्रॉफिट। तो ये आ गए आपके प्रॉफिट, -40, 2 लाख और 50। इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, -40, 2 लाख प्लस 50, वो कितना आ जाएगा, 2 लाख -40 प्लस 50 अपॉन 3, तो 70,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 70,000 का एवरेज प्रॉफिट आओ, उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते तो गुडविल आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर है 2, तो गुडविल आ गया 70 इंटू 2, 1,40,000। अब 1,40,000 का गुडविल आया, हमको पूरे गुडविल का काम नहीं है, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला नया पार्टनर उसके हिस्से का गुडविल कैश में ला रहा है, तो उसका हिस्सा कितना है, तो उसका हिस्सा है 40%, उसका हिस्सा है 40%। उन्होंने बोला था 40% देंगे उसको, देख लो, तो उसका हिस्सा है 40%। तो आपने कर सकते हैं 140 के 40% निकाल सकते हैं, तो 56,000। तो 56,000 का गुडविल अब हमको पुराने पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। पुराने पार्टनर्स का नाम है राम और श्याम, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राम और श्याम में सेक्रीफाइसिंग रेशो। और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक तो वो तरीका है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में 56,000 को बांट दो 56 को। नहीं तो दूसरा तरीका, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो वगैरह मत ढूंढो, एक ऐसा टेबल बनाओ जिसमें पहले गुडविल रेज करने के इफेक्ट दो, कि अगर गुडविल अभी बांट देते, 56,000 बांट देते, सॉरी 1,40,000 का गुडविल लेना, ऐसा सोचना है 1,40,000 का गुडविल लेना, वो गुडविल अगर नया पार्टनर आने से पहले पुराने पार्टनर्स में बांटते तो कैसे बढ़ जाता। तो बिफोर इवेंट एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको बोलते गुडविल रेज करना। ये रेज करना बोलो या मत बोलो, उसको बिफोर इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है उसके पहले, ये रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ सब में काम में आता है ये टेबल, कि बिफोर इवेंट वो गुडविल पहले बांट दो, जितने लोग हैं बिफोर इवेंट में वो लोगों में उसी रेशो में जो बिफोर इवेंट रेशो है। तो बिफोर इवेंट मतलब ओल्ड रेशो, और उन लोगों को मिलता तो राम को और शाम को ही मिलता। किस रेशो में मिलता, तो बोले सर 3:2 में बैठ। तो आज अगर गुडविल बांटते तो राम और शाम में बढ़ता 3:2 में, ठीक है। तो 3:2 में बढ़ता तो 84 राम को मिलते और 56 शाम को मिलते, समझ में आ रहा है। 84 राम को मिलते, 56 बांट दो आप 3:2 में, 1,40,000 जोड़ा 5 इंटू 3 84 और इंटू 2 तो 56 ऐसे मिलते। बट वहीं पे अगर गुडविल अभी नहीं बांटा और नए पार्टनर को आने दिया फिर बांटा, अभी गुडविल नहीं बांटा और नए पार्टनर को आने दिया फिर बांटा, तो तीनों में बटेगा। बोले सर तीनों में बटेगा, तो तीनों में कौन से रेशो में, तो तीनों का रेशो दिया है 7:2
तीनों का रेशो क्या है? तीनों का रेशो है सर 7:5:8, तो 7 और 5 वो आ जाएंगे 12, 12 और 8 20, तो 20 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो वो आ जाएगा 1,40,000 को 1,40,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 7, तो इसको 49 आ जाएगा, 5 इसको 35 आ जाएगा, और 8 इसको 56 आ जाएगा। मतलब अभी बांटेंगे तो दोनों में ही बटेगा, नहीं तो तीनों में बांटना पड़ेगा न्यू रेशो में। तो फिर किसका नुकसान किसका फायदा? तो सर अभी बांटते तो राम को मिलते 84, अभी बांटते तो राम को मिलते 84, बाद में बांटेंगे तो उसको 49 मिलेंगे, तो उसका नुकसान हो रहा है 35 का, तो उसको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए 35,000। अभी बांटते तो शाम को बांटता 56, राम को बट रहा है शाम को बट रहा है 35, मतलब उसका नुकसान हो रहा है 21 का, डिफरेंस निकालो इसका। अभी बांटते तो मोहन को कुछ नहीं मिलता, बट मोहन को बाद में मिलेगा 56, तो मोहन का फायदा हो रहा है 56 का, इसीलिए मोहन 56 ला रहा है और इन दोनों में दे रहा है। तो देखो मोहन का शेयर 56 ही आया था, तो मोहन 56 लाके इन दोनों में बांट देगा। समझ में आ रहा है? नेट एंट्री नेट, तो मोहन 56 लाएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 56, और राम का नुकसान हो रहा है 35, तो इसलिए राम का कैपिटल बढ़ेगा 35 से, मतलब उसको नुकसान भरपाई मिल जाएगी, उतना उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, और शाम को कैपिटल बढ़ा देंगे 21, मतलब जो मोहन ने 56 लाया वो इन दोनों में ऐसे बांट दिया। नहीं तो तुम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के भी कर सकते थे, वो भी अगर बता दो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो राम का ओल्ड रेशो क्या था? 3/5, शाम का ओल्ड रेशो क्या था? 2/5, न्यू रेशो क्या है इसका? राम का 7/20, शाम का कितना है? 5/20। अब इसको सॉल्व कर लेते, पहले लगा तो डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम, इसको 20 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसको भी 4 से, तो वो क्या हो जाएगा? 4 त्रिक 12, फिर 12 माइनस 7, 12 में से 7 गए, तो ये आएगा 5/20, और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 माइनस 5, तो 3/20। तो इनका सेक्रीफाइसिंग डिनोमिनेटर छोड़ दो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आया 5:3। ये सॉल्व करते आता ना, ये 4 त्रिक 12, ये बन जाएगा 12/20, ये बन जाता 8/20, और उसमें से ये माइनस कर देंगे, 12 में से 7 गए तो 5, 20 में से 20, तो ये 20 ही लिखने पड़ते, 8 माइनस 5 3, और ये 20। तो वैसे भी डिनोमिनेटर छोड़ दो, 5:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो, मतलब जो नया पार्टनर 56,000 ला रहा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दो राम और शाम में, तो 5:3 में, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो वही आ रहा है 35, और 3 ये आ रहा है 21, तो टेबल बना के किया तो भी वही आ रहा है 35 और 21, और ऐसे किया तो भी 35। तो अब इसके पोस्टिंग कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, तो चलो आंसर में कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बैलेंस शीट में जो कैश है उसमें 56 ऐड कर देंगे गुडविल के, और दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुडविल 35 और 21। इज इट ओके? अब सीक्वेंस में सॉल्व करना शुरू करते, सीक्वेंस में गुडविल वाला पार्ट हो गया, गुडविल कैलकुलेट कर लिया, उसका देख लिया, अब सीक्वेंस में सॉल्व करते। सबसे पहले कैपिटल राम और शाम का 240 160 ब्रॉड डाउन कर देंगे, 240 160 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर लायबिलिटी साइड में और क्या है? लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटी, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 4.5 लाख और 5, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लोन 4.5 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम। एसेट साइड में फिक्स एसेट एडजस्टमेंट है 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेंट्री 325, सब इनर कॉलम में। फिक्स एसेट 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेंट्री 325, तीनों पे भी एडजस्टमेंट है, तीनों इनर कॉलम में। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल लोन्स एंड एडवांसेस, इस पे कोई एडजस्ट नहीं, ट्रेड रिसीवेबल पे भी है, ट्रेड रिसीवेबल पे भी है 125, लोन्स एंड एडवांसेस 2 लाख, तो ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम 125 एंड लोन्स एंड एडवांसेस सीधा बाहर 2 लाख। क्लियर? नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो सबसे पहले मोहन विल ब्रिंग 2 लाख फॉर कैपिटल, मोहन ने 2 लाख रुपए लाए कैपिटल के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश नाम के एसेट पहले से नहीं है तो नहीं बना देंगे, तो 2 लाख की कैश नाम के एसेट बना दी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और मोहन कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश मोहन कैपिटल में 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगली एडजस्टमेंट गुडविल ढूंढने की, तो वो तो सब कर दिया, गुडविल ढूंढ लिया, वो 56,000, तो कैश में प्लस कर दिया 56,000, उसने नए पार्टनर ने कैश लाई, और ओल्ड पार्टनर्स को वो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दी 35 और 21 हो गया।
नेक्स्ट, अब ये सब हो गया था, अब रिवैल्यू करते बोले, फिक्स असेट को रिवैल्यू करते 8 लाख पे लेके जाते, तो फिक्स असेट है कितने का सर? फिक्स असेट 6 लाख का है, 6 में 2 प्लस करने पड़ेंगे तब 8 हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स असेट टू रिवैल्यूएशन 2 लाख 2 लाख, तो फिक्स असेट में 2 लाख प्लस कर दिए, आउटर में 8 लिख दिए, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फिक्स असेट 2 लाख, फिक्स असेट टू रिवैल्यूएशन। फिर सर इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गई, नील वैल्यू हो गई, पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म, तो कितना था इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, 1 में से पूरे 1 गए, आउटर में 0, पूरे 1 गए, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस 1 लाख, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1 लाख। वेरी गुड, लॉस बुक कर दिया। सर इन्वेंट्री 296 की हो गई, कितने की थी इन्वेंट्री? 296 की हो गई। सर 325 की थी, 296 की हो गई, तो 3,25,000 माइनस 296, 29,000 की कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, लॉस बुक करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया 29,000 और इन्वेंट्री में से माइनस। नेक्स्ट देख लो, ट्रेड डेटर्स पे बोले, मतलब ट्रेड रिसीवेबल पे, ट्रेड रिसीवेबल से 5 तो डूब गए तो बैड डेट्स, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर में से माइनस 5,000, और इधर रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 बैड डेट्स 5,000, नुकसान बुक करेंगे। और वो माइनस करने के बाद बोल रहे हैं और हमको लग रहा है कि इसमें से कुछ पैसे डूब सकते हैं 5%, तो डेटर में से पहले 5,000 माइनस करेंगे, 1,25 में से 5 गए, बच्चे 1,20, 1,20 के 5%, तो 6,000 डूबने के चांसेस है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 6,000, तो वो 6 माइनस करने के बाद आउटर में आएंगे 1,14, और 6 का सेकंड इफेक्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल का सेकंड इफेक्ट 6,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट, प्रोविजन बना दी, सिंपल है सब कुछ। और लास्ट हो गया सर, खत्म होगा, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट की टोटल है 2 लाख, 2 लाख में से ये सब माइनस करेंगे, 1 लाख प्लस 29,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो सर 140 माइनस हो रहे हैं, 2 लाख में से 140 माइनस करेंगे तो 60,000 का, सॉरी ये 60,000 है, 60,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, वो 63:2 में बांट देंगे तो 36 और 24, राम और श्याम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, तो वो उनके कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा वो प्रॉफिट 36 और 24। और अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो राम का 240 प्लस 35 प्लस 36, तो 3,11,000, तो 3,11,000 का क्लोजिंग बैलेंस। इधर श्याम का 2,05,000 वो क्लोजिंग बैलेंस, और मोहन का 2 लाख, तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, तीनों के क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल के लायबिलिटी, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो 3,16,000 तीनों कैपिटल की टोटल, और बाकी सब आउटर में लिख देंगे, और लास्ट में बैलेंस शीट टैली करेंगे, तो बैलेंस शीट टैली हो रही है 16,66,000। दिस इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिंपल क्वेश्चन था, गुडविल कैलकुलेशन भी इतना इजी नहीं, मतलब मुश्किल नहीं था, सिंपल वाले कैलकुलेशन। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर दिया, तो इसको हम पार्ट 1 बोल देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जो भी कोई इसको पढ़ रहा होगा उनके लिए।